नेक्स्ट टॉपिक है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस का मतलब होता है कि दो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान एक केस अदालत में पेंडिंग है और अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सेम पार्टीज़ है, सेम मैटर इन इशू है, सेम टाइटल है और है भी पेंडिंग, और जिस अदालत के पास है वो कम्पिटेंट है। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं ये की वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इसका रेलिवेंट प्रोविजन है। सबसे पहले आप हेडिंग ने आपने देनी ही रेलिवेंट प्रोविजन की है। रेलिवेंट प्रोविजन लिखें, फिर उसको वहाँ से उठा के बेयर एक्ट में से लिखें। लिखने के बाद फिर आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अलग अलग कर दें। यानी अगर आपको कुछ ना भी आता तो आप इतना ज़रूर कर दें कि रेलिवेंट प्रोविजन लिखें। रेलिवेंट प्रोविजन लिखने के बाद बेयर एक्ट से कॉपी करके वही चीज़ लिख दें। लिखने के बाद फिर आप एक और हेडिंग दे दें, की पॉइंट्स ऑफ द सेक्शन फ्ला। ये एक हेडिंग दे के फिर आप 1 2 3 4 5 इस तरह आप 8 10 लाइनें ये बना लेंगे। आपका क्वेश्चन 3 से 4 पेजेस का बन जाएगा और वो आपको पास करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। सेक्शन उसके बाद है रेस्ट जुडिकाटा। रेस्ट जुडिकाटा का रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 11। इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लगता, जहाँ ऑर्डर आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये भी ऐसा ही है कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक मामला था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने था, सेम इशू था, सेम पार्टीज़ थी और उसमें सेम टाइटल के साथ ही किया हुआ था, लेकिन अदालत ने उसको डिसाइड कर दिया। अब एक पार्टी दोबारा आके नए सिरे से उसे दायर कर देती है तो अदालत उसको मना कर देती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पिछले सवाल का हवाला दे देता हूँ। रेस्ट सब जुडिस को सेक्शन 10 में रेस्ट सब जुडिस नहीं लिखा हुआ, वो स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है। अब वहाँ अगर आपने रेस्ट सब जुडिस ढूंढते रहे तो आपको नहीं मिलेगा। आप एक दफ़ा देख के जाएं, स्टे ऑफ सूट से मुराद है रेस्ट सब जुडिस। आपने ये जहन नशीन कर लेना है। वहाँ आपको लफ्ज़ एग्ज़ाम में आएगा रेस्ट सब जुडिस, तो आपने वही लिखना है स्टे ऑफ शूट। अगर आए स्टे ऑफ शूट तो आपको फिर वो लिखा हुआ होगा, वो आप तब भी आप वही लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर रेस्ट सब जुडिस आ जाए तो वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, रेस्ट जुडिकाटा लिखा हुआ है सेक्शन 11 में कंटेंट्स में, रेस्ट सब जुडिस नहीं लिखा हुआ। स्टे ऑफ शूट का मतलब रेस्ट सब जुडिस है। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन 11 की कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई हैं आपके बियर एक्ट में। आपने वो बियर एक्ट वाली सारी की सारी एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि वो उसकी काइंड्स हैं। किसी में एक्चुअल रेस्ट जुडिकाटा का जिक्र है, किसी में कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा का जिक्र है। अगर वो आपसे एक्चुअल रेस्ट जुडिकाटा पूछ ले, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा पूछ ले, आपसे रेस्ट जुडिकाटा का पूछे, आपने किसी भी तरह का रेस्ट जुडिकाटा हो, यानी अमर फैसल शुद्ध इसका मतलब होता है, तो आपने सेक्शन 11 ही लिखना है। आपकी बुक में इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, ये अगर समझ आ जाए तो कर लें, वरना जो मैं आपको तरतीब समझा रहा हूँ आपने उतनी हद तक की। यानी बियर एक्ट में से बियर एक्ट का सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन, फिर रेलिवेंट प्रोविजन कट पेस्ट करें। कट पेस्ट करने के बाद फिर उसके की पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से एक हेडिंग दे के उनको कर दें। और फिर अगर आपको फिर भी लगे कि अभी कम है तो एक दो फिर वही आप रिपीट कर दें। यानी आपने क्वेश्चन का पेट जरूर भर देना है पेपर का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, डिक्री और ऑर्डर विदाउट जुरिस्डिक्शन आर अटेन्ड विद फ्रॉड। बुक के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन बने होते हैं ना, क्वेश्चन व्हाट इज द रेमेडी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, ऑर्डर ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। आपके पास खुरम आमिर की बुक है या किसी भी राइटर की बुक है, उसने पहले क्वेश्चन जब बनाए हैं तो उसने उसके मैक्सिमम जो ऑप्शंस हो सकती हैं कि इस तरह पूछा जा सकता है, इस तरह पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन भी आपने देख लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्वेश्चन इस अंदाज में भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। उन क्वेश्चंस को भी एक दो दफ़ा आप देख लें। सिर्फ टॉपिक ना देखा देखा करें ऊपर। टॉपिक से टॉपिक तो एक आध लफ्ज़ ही लिखा होता है ना, आप वो लफ्ज़ ना ढूंढते रहें वहाँ पे। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर लें, फिर उसके बाद आंसर में आए। पूरी बुक के आपने क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से देखने हैं, ऊपर वाली जो हेडिंग है वो भी देखनी है,
फिर आपने बियर एक्ट भी अच्छी तरीके से देखना है। कल पूरा दिन आप सिंसियर होके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। डिक्री और ऑर्डर विदाउट जुरिस्डिक्शन आर अटेन्ड विद फ्रॉड, ये बड़ा मशहूर है। वकला के जो प्रैक्टिस करते हैं 12(2) की इसे दरख्वास्त कहते हैं। इसमें 4 ग्राउंड होते हैं: फ्रॉड की बुनियाद पे, विदाउट जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे, मिस रिप्रेजेंटेशन और कोलोजन की बुनियाद पे। फ्रॉड आपने पढ़ा हुआ है, जिस तरह आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था फ्रॉड। फ्रॉड को आप वो वहाँ पे एलेबोरेट कर दें कि फ़्रॉड क्या होता है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है वहाँ पे, किसी तरह का कोई और डिसेप्शन है किसी भी तरह की। विदाउट जुरिस्डिक्शन यानी अदालत को इख्तियार इस्मात नहीं था, उसी अदालत में जाके किया गया, यानी ये भी एक खराबी थी। तीसरी, मिस रिप्रेजेंटेशन की गलत बयानी की गई है। कलूयन का मतलब होता है कि साजिश की गई है, जज को इस चीज़ से, अदालत को इस चीज़ से जो है वो दूर रखा गया, उसके सामने हकाइक नहीं आने दिए गए, जिसकी बुनियाद पे फैसला गलत हुआ है। अगर फैसला गलत हुआ है, आप समझते हैं कि फैसला गलत हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे देनी है, नया सूट नहीं होगा। एप्लीकेशन दी जा सकती है जी, मिस रिप्रेजेंटेशन की है इन्होंने, गलत बयानी की है, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की है इन्होंने, फ्रॉड किया है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अदालत को यानी इख्तियार इस्मात नहीं था। वांट का मतलब है कमी, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अदालत को इख्तियार इस्मात नहीं था। क्लूयन के ट्रायल के दौरान अदालत के सामने हकायक नहीं लाने दिए गए किसी साजिश के तहत, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। यानी इन 4 ग्राउंड पे दरख्वास्त दी जा सकती है 12(2) की। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, आपने 12 पूरा ही लिख देना है, सेक्शन 12 पूरा लिख देना है। और साथ इन 4 चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, आप अपने उसके ऊपर इनको हाईलाइट कर लें, या जैसे भी एक दफ़ा ये ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कि अदालत को इलाकाई लिहाज से जो जुरिस्डिक्शन हासिल होती है वो कैसे होती है। उसका सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी सेक्शन 16 to 21 ऑफ CPC 1908, इसका आपने वहाँ पे इनको आपने इन पांचों को लिख देना है। इनमें से सेक्शंस जो 16 है, 17 है और 18 है, ये डील करते हैं इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और 19, 20 और 21 डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को। यानी 2 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मनकूला और गैर मनकूला। तो इन्हीं दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग उसने हवाला दिया हुआ है। ये बड़ा यानी आपको वहाँ से अच्छा भला मटेरियल मिल जाना है। आपने एज इट इज़ इसको कट पेस्ट कर देना है, जहाँ पे आपको लगे हेडिंग्स बन सकती हैं आपने बना देनी है। बियर एक्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बियर एक्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। अपना सीधे हाथ से आप लिखें, पेन आपका हो सीधे हाथ में, आप वो उसके ऊपर पढ़ो, वो पेपर के ऊपर, और आपका जो बायां हाथ है उसकी फिंगर शहादत वाली आपकी उसी लाइन पे हो जिस लाइन पे आप मौजूद हैं। बार बार उंगली ना रखें, बार बार ना तलाश करते रहें, और प्रैक्टिस आपकी इस तरह आप कर लें थोड़ी थोड़ी कर, कि एक तरफ आप देखें, दूसरी तरफ आप लिखें। लाइन भी ख़राब ना हो, ये ना हो कि आप उधर देख रहे हो इधर लिख रहे हो तो वो लाइन ऊपर चढ़ जाए या नीचे उतर आए, इसका भी आपने ख्याल करना है।